राष्ट्रपति का हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति को हमने चयन कर लिया था, उनके शक्तियां वगैरह के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब बात करते हैं हम उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उपराष्ट्रपति के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये चीज़ें होगी, जैसे अपने अनुच्छेद 52 के अंदर राष्ट्रपति के बारे में बात की गई थी, उसी प्रकार यहाँ पर आर्टिकल 63 के अंदर जो है वो उपराष्ट्रपति के बारे में बात की जाती है। और इनके निर्वाचन की हम बात करें तो जो संसद के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार जो है वो गुप्त रख करके जो है वो उनका चुनाव करके राष्ट्रपति इनको बनाया जाता है। ठीक है, गुप्त मतदान के रूप में इनका चयन किया जाता है। फिर इसके बाद में इनकी योग्यताएं अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए भारत का नागरिक हो, उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, वो चीज़ें सेम रहेगी। ठीक है, उपराष्ट्रपति में कोई ज़्यादा खास बातें नहीं हैं, यानी उपराष्ट्रपति जो बनाएंगे 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति होना चाहिए और उनका चयन जो है वो जो संसद के सदस्य होते हैं उनके माध्यम से ही गुप्त रूप से उनका चयन किया जाता है। उनकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पदच्युत की, यानी इनको हटाने की अगर हम बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति को जो है वो हटाया भी जा सकता है। ठीक है, हटाने से के 14 दिन पहले इनको सूचित करना जरूरी होता है, उनको इनके पद से हटाया भी जा सकता है। 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, बीच में ये खुद भी छोड़ सकते हैं और जो है वो इनको पद से हटाया भी जा सकता है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की कार्यशक्तियाँ। ठीक है, वेतन की बात करें तो राष्ट्रपति का वेतन था 1,50,000 का, उपराष्ट्रपति का वेतन है 1,25,000 रुपये जो है वो मासिक वेतन होता है। ठीक है, 68 जो आर्टिकल 68 है अपना, ठीक है, आर्टिकल 68 के अंदर ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटा दिया जाता है या उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश वो छोड़ देते हैं तो वहाँ पर आर्टिकल 68 के अनुसार जो है वो उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तिका को पूरा किया जाएगा। फिर इसके बाद में 69 के अंदर इनको शपथ दिलाई जाएगी। 69 के अंदर इनको क्या दिलाई जाएगी? शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करते हैं शक्ति और कार्य के बारे में बात करते हैं कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके पास पावर और शक्ति क्या होती है। सबसे पहले अपना थोड़ा सा दिमाग बैकग्राउंड में लेके जाइए, पीछे लेके जाइए। पीछे हमने जो राज्यसभा पढ़ी थी, ठीक है, उस राज्यसभा के अंदर मैंने बताया था कि एक तो होता है सभापति और एक होता है पदेन सभापति। ठीक है ना, 2 प्रकार से उपसभापति, सभापति और उपसभापति होते हैं। वहाँ हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो सभापति होता है, ठीक है ना, जो सभापति होता है वो क्या होता है? भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति होता है। सबसे पहली पावर्स इसके पास क्या है कि वो जो है उपराष्ट्रपति जो है वो भारत की राज्यसभा जो होती है उसका क्या होता है? सभापति होता है राज्यसभा का। ठीक है ना, तो ये चीज़ें सबसे पहले इनके पास पावर चाहिए कि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। फिर इसके बाद में बात आती है इनकी अनुपस्थिति के अंदर पद का कार्यभार संभालता है ये राष्ट्रपति जो होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति अगर ना हो, ठीक है, राष्ट्रपति अगर ना हो तो इनकी अनुपस्थिति के अंदर, यानी जब तक दूसरा राष्ट्रपति नहीं बनाया जाता तो तब तक जो है वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य संभालेंगे। और वो कब ना हो, जैसे कोई विदेशी दौरे पे चले गए, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, वो अपना त्यागपत्र दे देते हैं, महाभियोग के कानून को हटा दिया जाता है, इस प्रकार के कई कारण हो जाते हैं तो वहाँ पर वो राष्ट्रपति की जगह अपना काम करते हैं। ये बात आती है बस उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति के अंदर इतना सही है। बात ये है उपराष्ट्रपति के अंदर कि अनुच्छेद जो है वो अपना 63 जो है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति होना चाहिए, सॉरी 63 के अनुसार। ठीक है, महाभियोग के द्वारा इसको हटाया भी जा सकता है। जो संसद के सदस्य होते हैं वो इनका चयन करते हैं, गुप्त रूप से इनका चयन कर लेते हैं। राष्ट्रपति अगर नहीं होता, 2 शक्तियाँ होती हैं इनकी, एक तो ये कि वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और दूसरे ये कि राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो वहाँ पर उनका कार्यभार ये संभालता है। अनुच्छेद 68 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति न होने पर उसकी रिक्तिका को पूरी किया जाए और अनुच्छेद 69 जो है वो इनको शपथ दिलाता है। इनका वेतन 1,25,000 का होता है, उम्र जो है वो इनकी 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ये जो चीज़ें थी ये अपनी थी व्यवस्थापिका की। अब बात करते हैं हम कार्यपालिका की, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं केंद्र सरकार के 3 अंग पढ़ रहे हैं। पहला अंग मैंने पढ़ा था व्यवस्थापिका, जिसके अंदर 3 चीज़ें थी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं व्यवस्थापिका की। व्यवस्थापिका यानी व्यवस्था करने का काम। व्यवस्थापिका के अंदर सीधी सी बात ये भी काम करने का काम किसका है? व्यवस्था कौन करेगा? व्यवस्थापिका के अंदर सबसे पहले आएगा प्रधानमंत्री, ठीक है, और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये चीज़ें इसके अंदर आएगी, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं इनको किस प्रकार से इनका चयन किया जाता है, प्रधानमंत्री के बारे में, और ये काम कैसे करते हैं। अभी वर्तमान के अंदर जो मोदी जी हैं वो अपने क्या हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और काम वही करते हैं। राष्ट्रपति जो है सिर्फ नाम मात्र के होते हैं, उनका काम सिर्फ सिग्नेचर करने का होता है।
प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ी सी चीज़ें हैं, कोई खास यहाँ नहीं है, हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। आपकी बुक के अंदर नहीं दे रखा, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि आर्टिकल जो 75 है 74 जो है वो इसके अंदर पद की व्याख्या करता है। प्रधानमंत्री का के लिए आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 जो है वो इनके पद की क्या करता है, व्याख्या करता है। फिर इसके बाद में नियुक्ति के बारे में बात करता है, तो आर्टिकल 75 के अंदर इनकी नियुक्ति की जाती है, 74 के अंदर इनकी व्याख्या है, ठीक है, 75 के अंदर इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद में आर्टिकल 75 के अंदर इनकी नियुक्ति की जाती है। फिर इसके बाद में पदावधि जो होती है 75(2) के अंदर इसकी पदावधि के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 75 भाग 2 के अंदर ये कहा गया है कि 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। इनके कार्यकाल के बारे में बात की गई है। अब इनके बारे में बात करते हैं अधिकार और कार्य, यानी कि जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके अधिकार और कार्य क्या हैं। प्रधानमंत्री के अधिकार व कार्य, अधिकार व कार्य, प्रश्न आ सकता है आपके कि प्रधानमंत्री के अधिकार व कार्य क्या होते हैं, या कार्य शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे तो इनके क्या कार्य शक्तियाँ होती है, किस प्रकार से काम करते हैं। सबसे पहले जो है वो प्रधानमंत्री का काम होता है मंत्री परिषद का निर्माण करना। किसका निर्माण करना, मंत्री परिषद का। अधिकार और कार्य के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे मंत्री परिषद का निर्माण करना, यानी काम करने के लिए इनको क्या बनानी पड़ेगी, टीम बनानी पड़ेगी। तो टीम बनाएंगे तो वहाँ पे मंत्रियों को नियुक्ति करेंगे, मंत्री परिषद का निर्माण ये करेंगे। दूसरी बात है मंत्रियों में विभागों का बंटवारा और परिवर्तन, यानी मंत्री परिषद का निर्माण करेंगे और फिर इसके बाद में जो है खोल के दूंगे ना, फिर इसके बाद में मंत्री परिषद का निर्माण हो गया। दूसरी बात ये कि जब मंत्री परिषद का निर्माण हो जाएगा तो इसके बाद में इनको काम देना पड़ेगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जैसे अपने कोई भी विद्यालय है, कोई भी संस्था है जिनके अंदर टॉप ऑफ HOD होते हैं अपने, ठीक है, प्रिंसिपल होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना पहला पद खुद का पद तैयार होता है, फिर उसके बाद में उनके नीचे अपने नीचे स्टाफ लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं, टॉप ऑफ द हेड हैं, ये सारा काम करते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इनके अधिकार और कार्य सबसे पहले आता है कि मंत्री परिषद का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। मंत्रियों को इन्होंने निर्माण कर लिया, मंत्री बना लिए, सबको बैठा लिया। अब उनको बैठाने के बाद में क्या कर रहे हैं, वो काम करेंगे। तो मंत्रियों के अंदर कार्य का बंटवारा करेंगे, ठीक है, और इनको कार्यभार संभालेंगे कि भी आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस प्रकार की बातें, जिसमें जल मंत्री, परिवहन मंत्री, सड़क मंत्री, रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, चिकित्सा मंत्री, इस प्रकार के सारे मंत्रियों का गठन इसके अंदर किया जाता है और इनको इनके कार्य दिए जाते हैं। फिर इसके बाद में है मंत्री परिषद का कार्य व संचालन। जो मंत्री परिषद इन्होंने बनाई है इसका काम करेंगे ये मंत्री परिषद का कार्य व संचालन, यानी किसी चीज़ को चलाना भी पड़ेगा, संचालन करना पड़ेगा, ठीक है। बैठेंगे, इनको संबोधन करेंगे, ये काम ऐसे करना है, इस प्रकार से करना है, इनकी बैठकें कब लेनी है, किस प्रकार से इनकी बैठक लेनी है, कब कब इनको बुलाना है, क्या क्या काम इनको देना है। तो इस प्रकार से मंत्री परिषद का ये संचालन करेंगे। चौथा काम इनका शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय, ठीक है। फोर्थ काम इनका क्या है कि शासन के जो विभिन्न भाग हैं, शासन के विभिन्न भागों में इनका संचालन। विभिन्न भागों में संचालन कैसे, जैसे जितने भी अपने डिपार्टमेंट है, ठीक है, जल मंत्री हो गया, जल का हो गया, चिकित्सा का हो गया, रेल का हो गया, बस का हो गया, परिवहन का हो गया, जितने भी डिपार्टमेंट है उन सारे डिपार्टमेंटों के अंदर ये काम करेंगे। कैसे, इनके विभागों के अंदर इनका संचालन कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, उन सारी चीज़ों के बारे में ये काम करेंगे। फिर है लोकसभा का नेता, ठीक है। पांचवा इनका काम क्या है, लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा का नेता हमने पढ़ा था, लोकसभा के अंदर इनका मुखिया कौन होता है, जो है वो लोकसभा के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री संसद का मुख्यतः लोकसभा का नेता होता है और कानून निर्माण के समस्त कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होते हैं। फिर छठा इनका काम है राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच में संबंध स्थापित करना, ठीक है ना, एक कड़ी के रूप में काम करेंगे। छठा काम इनका क्या है, राष्ट्रपति, ठीक है, और मंत्रिपरिषद के बीच, मंत्री परिषद के बीच में कड़ी का काम करेंगे। कौन, प्रधानमंत्री, ये काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, मंत्री परिषद की कोई बात होगी तो प्रधानमंत्री के पास आएगी और फिर प्रधानमंत्री किसको बताएंगे, राष्ट्रपति को बताएंगे। राष्ट्रपति अगर वो काम करते हैं कैसे करना है वो किसको बताएंगे, प्रधानमंत्री को बताएंगे, और प्रधानमंत्री किसको बताएंगे, मंत्री परिषद को बताएंगे। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच में कड़ी का काम भी कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं विभिन्न पद प्रदान करना, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो अलग अलग ये पद भी प्रदान करते हैं।
उनके व्यवहार के अनुसार जो है वो इनको पद प्राप्त करते हैं। 7वां काम इनका है पद प्रदान करना, पद प्रदान करना। ये जो काम है वो किसके हैं? प्रधानमंत्री के हैं, क्योंकि ये कार्यपालिका के अंदर आएंगे, ठीक है, सॉरी व्यवस्थापिका के अंदर आएंगे, व्यवस्था करेंगे, काम करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें आ गई। माफ़ी चाहूँगा, ये कार्यपालिका है, काम कर रहे हैं। व्यवस्थापिका के अंदर तो हमारे 3 अंग आए थे, ठीक है, व्यवस्थापिका नहीं है ये, माफ़ी चाहूँगा मैं। व्यवस्थापिका के अंदर तो 3 अंग आए थे, कार्यपालिका ये काम कर रहे हैं, ठीक है। व्यवस्थापिका के अंदर 3 है अपने, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 है व्यवस्थापिका के अंदर। ये कार्यपालिका है, कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आएगी। प्रधानमंत्री की हम बात करते हैं तो आर्टिकल 74 के अंदर इनकी व्याख्या की गई है कि प्रधानमंत्री होने चाहिए। 75 के अंदर इनको नियुक्त किया जाता है और 75(2) के अनुसार इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। फिर इसके बाद में ये सब कुछ काम करने वाले होते हैं, सर्वा होते हैं। इनके काम और कार्य की हम बात करेंगे तो सबसे पहले जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो अपने मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। फिर इसके बाद में उन लोगों को कार्यभार संभालेंगे, उनको विभाग का बंटवारा कर देंगे कि आपको कौन सा विभाग किसको क्या करना है। फिर इसके बाद में इसका कार्य और संचालन करेंगे, बैठकें लेंगे, इनसे ब्यौरा लेंगे, काम का जायजा लेंगे। फिर इसके बाद में इनका शासन के विभिन्न जो भाग है उनका संचालन करेंगे। और 5वां काम है लोकसभा का नेता होते हैं। 6ठा काम है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी के रूप में काम करते हैं। और 7वां काम है इनका पद प्रदान करना। इस प्रकार से ये जो थे वो अपने क्या थे? प्रधानमंत्री थे। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद की, ठीक है, कि मंत्रिपरिषद क्या है। क्योंकि कार्यपालिका के अंदर आएगी तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका के अंदर प्रधानमंत्री आ गया। अब दूसरा जो बात आती है हमारी वो आती है मंत्रिपरिषद की, कि मंत्रिपरिषद क्या और किस प्रकार से ये अपने कार्यपालिका के अंदर काम करती हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। 1-2 बार वीडियो देख लेना, बुक्स अपने पास रखना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अब करवाया हुआ है सारी चीज़ें अच्छी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट चल रहे हैं क्योंकि इस पर ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने आदेश दे दिए हैं कि मई के अंदर एग्ज़ाम करवाने की संभावना है, तो बुक्स को थोड़ा रीड करते हैं। अब इसके अंदर मंत्रिपरिषद की हम बात करते हैं, ठीक है। मंत्रिपरिषद की हम बात करेंगे तो मंत्रिपरिषद में आपको बता देता हूँ थोड़ा कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता व परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ये एक्ट 74 के अंदर कहा गया है। यानी मंत्रिपरिषद की हम बात करेंगे, ठीक है, तो आर्टिकल 74 के अंदर ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों के अंदर उसका सहयोग करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। यानी राष्ट्रपति जो काम करेगा देश के लिए उसकी सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और उसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ये आर्टिकल 74 के अंदर कहा गया है। इसका गठन हम करेंगे, मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे। इसके अंदर ये चीज़ें प्रश्न आ सकता है कि मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार से किया जाता है, तो गठन की हम बात करेंगे, यानी मंत्रिपरिषद को बनाएंगे कैसे। तो आपकी बुक के अंदर देखिए, सबसे पहले है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। यानी मंत्रिपरिषद को बनाना है तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? हमें प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। गठन करेंगे, सबसे पहला काम क्या करना होगा? प्रधानमंत्री बनाना होगा। प्रधानमंत्री का गठन करेंगे। अगर कोई विद्यालय चलाना है, कोई भी संस्था चलानी है तो उसके अंदर सबसे पहले किसी मुखिया को तो बैठाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो उसी प्रकार से मंत्रिपरिषद का गठन हम करेंगे तो सबसे पहले किसको बनाना पड़ेगा? प्रधानमंत्री का गठन करना पड़ेगा। फिर इसके बाद में प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन किया जाएगा, ठीक है ना, ये गठन करेंगे। दूसरा काम क्या है? प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का गठन किया जाएगा, यानी ये क्या करेंगे? मंत्री बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में इनके कार्यों का विभाजन करेंगे। सेम चीज़ें आ रही है। 3 नंबर, कार्यों का विभाजन करेंगे, कार्यों का विभाजन करेंगे, ठीक है। फिर 4 नंबर, मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या होनी चाहिए, यानी जो मंत्री बनना चाहते हैं उनके लिए आवश्यक योग्यताएं, मंत्रियों के लिए योग्यताएं, ठीक है, मंत्रियों के लिए योग्यताएं होनी चाहिए। अब इसमें योग्यताएं कैसे आएगी ये बता देता हूँ। प्रधानमंत्री का गठन हमने पढ़ लिया, किस प्रकार से प्रधानमंत्री होंगे। फिर ये मंत्रियों का गठन करेंगे, कार्यों का विभाजन इसमें करेंगे। और योग्यताएं जो बात आएगी, क्योंकि जो लोग जो मंत्री बनना चाहते हैं जो लोग, उनके लिए योग्यताएं क्या होती है? उनके लिए योग्यताएं ये होती है कि संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यानी संसद का सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं अपने पास में, इन दोनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। अगर वो इन दोनों में से किसी एक का सदस्य नहीं है,
तो मंत्री बनने के बाद में 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। इसके लिए योग्यताएं ये होती है। ठीक है, आई बात समझ में। मंत्री के लिए योग्यताएं हमें वो लिखना आवश्यकता नहीं है कि भारत का नागरिक हो, इसकी आयु ये हो वो हो, ऐसी चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमें यहाँ सिर्फ इतना ही लिखना है कि मंत्री के अंदर जो योग्यताएं होती है उसमें लिखना है कि वो भारत की जो संसद होती है उसके किसी सदन का सदस्य हो। अगर वो मंत्री बनने के बाद में किसी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अदरवाइज उसको मंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। फिर है मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण करना। 5वां काम, मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण करना। शपथ ग्रहण करना यानी जो भी मंत्री बनेंगे वो शपथ, गोपनीयता की शपथ ग्रहण करते हैं। भी मैं मंत्री ये शपथ लेता हूँ कि इस प्रकार का काम करूँगा, गोपनीयता रखूँगा, देश के लिए ये काम करूँगा, इस प्रकार की बातें वो करते हैं, तो शपथ का काम वो करते हैं। फिर मंत्री परिषद का कार्यकाल। ठीक है, मंत्री परिषद का कार्यकाल भी, ये मंत्री परिषद कितने समय तक काम करेगी, इसके अंदर कार्यकाल की बात होती है। ये जो है वो लोकसभा के अधीन होती है मंत्री परिषद। ठीक है, लोकसभा के अंदर जब तक विश्वास है तब तक मंत्री परिषद बनी रहेगी, और जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया मंत्री परिषद भंग हो जाती है। और वैसे इसका कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। फिर है मंत्रियों का वेतन और भत्ते। प्रधानमंत्री, कैबिनेट के मंत्री, ठीक है, इस प्रकार के मंत्रियों को जो है वो समय समय पर इनके संसद के द्वारा इनके वेतन और भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। 8वां है मंत्रियों की श्रेणी। ठीक है, यानी मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, इनकी जो श्रेणियां हैं इसके अंदर काम करे गठन के अंदर जो है वो 7वां जो है वो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। मंत्रियों की श्रेणी की बात करते हैं। मंत्रियों की श्रेणी, मंत्रियों की श्रेणी, इसमें 3 प्रकार की श्रेणी होती है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं अपने, ठीक है ना, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं अपने। ठीक है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, इस प्रकार के होते हैं। अब इनमें क्या होता है, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ विभागों के जो इंपॉर्टेंट जो लोग होते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। बाकी वो मंत्री होते हैं राज्य मंत्री, और उप मंत्री जो है इनके नीचे काम करते हैं, राज्य मंत्रियों के नीचे काम करते हैं। किसी भी प्रकार की बैठक होती है तो वहाँ पर सभी मंत्रियों को नया बुला करके कैबिनेट मंत्री की बैठक ली जाती है। ये चीज़ें इसके अंदर आएगी। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो मंत्रिमंडल है उसकी शक्तियाँ क्या है। ठीक है, पावर्स क्या है, मंत्रिमंडल की शक्तियाँ क्या है, ये इनका गठन का बात हो गई। ठीक है, अब मंत्रिमंडल के पास जो है वो पावर क्या है, शक्तियाँ क्या है, इनको जो अपना संविधान है, ठीक है, उसका हृदय कहा जाता है। आपके इसमें एक लाइन दे रखी है, वो इंपॉर्टेंट है, निशान लगा लेना। इसके अंदर दे रखा है कि भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय किसे कहा जाता है। भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर आप राष्ट्रपति मत लिख देना, ठीक है, या संसद मत लिख देना, इस प्रकार का कुछ नहीं लिखना। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ मंत्रिमंडल लिखना है। मंत्रिमंडल को भारतीय शासन का हृदय कहा जाता है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। ठीक है ना, जो मंत्रिमंडल है उसकी शक्तियाँ की हम बात कर रहे हैं। मंत्रिमंडल की शक्तियाँ, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहली बात ये आएगी, मंत्रिमंडल की शक्तियों के अंदर सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना, ठीक है, राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना, ये कार्य इसके अंदर किया जाएगा इनका। दूसरा है कानून का निर्माण करना, ये इनके पास शक्तियां हैं। दूसरा, कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना, ठीक है, यानी किसी भी प्रकार का विधि का जो काम है, कानून का जो काम है वो किया जाता है, तो वो किसके द्वारा किया जाता है, मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। फिर है राष्ट्रीय कार्यपालिका का पर सर्वोच्च नियंत्रण, यानी मंत्रिमंडल जो है वो सब कुछ करती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए जो है वो मंत्रिमंडल का चयन किया जाता है, मंत्रिमंडल को बनाया जाता है। इसलिए इसके अंदर ये कहा गया है कि जो राष्ट्रीय कार्यपालिका होती है, काम जो होता है देश का, राष्ट्रीय कार्य होता है, उसके ऊपर इसका क्या होता है, नियंत्रण होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में चौथा इसका काम है वो ये है कि इसके अंदर दे रखे इन्होंने वित्तीय कार्य, ठीक है, वित्तीय जितने भी कार्य होते हैं सारे वित्तीय कार्य इनके पास होते हैं। 5 नंबर इनका काम होता है विदेशिक संबंधों का संचालन करना, विदेशिक संबंधों का
संचालन करना, ठीक है। और छठा इनका काम होता है नियुक्ति संबंधी कार्य करना। किसको क्या नियुक्ति करनी है, नियुक्ति संबंधी कार्य, ठीक है। इस प्रकार के काम जो है वो मंत्रिमंडल के पास ये पावर्स होते हैं। राष्ट्र की नीति निर्धारित करने का काम, कानून का निर्माण करने का काम, राष्ट्रीय नियंत्रण करने का काम, वित्तीय कार्य करने का काम, विदेशिक संबंधों का संचालन करने का काम, नियुक्तियों संबंधी कार्य करने का काम, सारी की सारी शक्तियाँ किसके पास होती है, मंत्रिमंडल की होती है। और भारतीय शासन का हृदय किसको कहा जाता है, मंत्रिमंडल को कहा जाता है, ठीक है। ये अपनी हो गई कार्यपालिका। अब तीसरा जो इसका अंग है केंद्र सरकार का, वो है न्यायपालिका, ठीक है। दो हमने कर लिए, पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका। व्यवस्थापिका के अंदर अपने संसद के रूप में आए थे, जिसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति थे। कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। और न्यायपालिका के अंदर हम बात करते हैं तो इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय इसके अंदर मुख्य होता है। अब सर्वोच्च न्यायालय की हम बात करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो है वो इसका गठन किया जाएगा सबसे पहले, सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि तीसरा जो पार्ट अपना क्या है, न्यायपालिका, न्यायपालिका। अब इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें होती है, जैसे अपने कोई भी अगर हम केस वगैरह लेके चलते हैं, अगर वहाँ पर हमें स्टेट के अंदर इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है, या अगर किसी जगह पे सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो हम कहाँ खटखटाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं, और वहाँ पर जाने के बाद में हमें न्याय मिलता है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय माना जाता है, ठीक है। इसका गठन कैसे किया जाता है, यहाँ पर जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के रूप में ये कहा गया कि 2008 के अंदर टोटल न्यायाधीशों की संख्या 31 कर दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो है वो 2008 के अंदर टोटल जो न्यायाधीश है उनकी संख्या कितनी कर दी गई थी, 31 कर दी गई थी। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति जो है वो इनकी नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसके लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, योग्यताएं ये होनी चाहिए कि योग्यताओं के अंदर ये नहीं आएगा, अब इसके अंदर हम ये नहीं पढ़ेंगे कि भाई वो भारत का नागरिक हो और वगैरह, ये चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। इसके अंदर योग्यताएं थोड़ी सी अलग है। इसमें योग्यताएं क्या है कि वो किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। यानी अगर योग्यता की बात करेंगे तो किसी भी प्रकार का जो न्यायालय है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक वो काम कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों के अंदर लगातार 10 साल तक एडवोकेट का काम कर चुका हो, वकालत का काम कर चुका हो, और या राष्ट्रपति की नज़र के अंदर कानून का बहुत ज़्यादा ज्ञाता होना चाहिए। 3 प्रकार की योग्यताएं उसके लिए होनी चाहिए। वो तो नॉर्मल है, भारत का नागरिक हो वो चीज़ें तो ठीक है, आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए इसकी, तो वो चीज़ें हैं इसके अंदर। लेकिन ये मुख्य बातें हैं कि किसी भी न्यायालय के अंदर वो 5 साल तक काम कर चुका हो, या किसी हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के अंदर लगातार 10 साल तक वकील का काम कर चुका हो, या वो राष्ट्रपति की नज़र के अंदर बहुत ज़्यादा कानून का ज्ञाता हो, तो उसके हम जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना सकते हैं। फिर इसके बाद में कार्यपालिका तथा महाभियोग। कार्यपालिका और महाभियोग के अंदर ये कहता है कि 65 वर्ष की आयु तक जो है वो अपने सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है 65 साल की आयु तक वहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस बीच अगर वो उल्लंघन करता है, कानून का उल्लंघन करता है, तो अविश्वास प्रस्ताव या महाभियोग प्रस्ताव पारित करके जो है वो उसको पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार का प्रावधान भी हमारे यहाँ बना हुआ है। फिर इसके बाद में आता है वेतन भत्ते और इनकी सुविधाएं। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जो अपने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, इनके वेतन क्या है, इनका भत्ते क्या हैं, वेतन भत्ते उनकी सुविधाएं कैसे मिलती है। तो वेतन की हम बात करते हैं तो इनको जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको 90,000 रुपये जो है वो मासिक वेतन दिया जाता है। सॉरी, मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपये दिया जाता है। मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपए दिया जाता है और उसको 90,000 जो है वो वेतन दिया जाता है। अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपये वेतन दिया जाता है। इसके अलावा पेंशन, सेवानिवृत्ति, ये चीज़ें इनके लिए होती है। फिर उन्मुक्तियाँ, सभी कानून निर्णयों के लिए आलोचना की मुक्ति प्रदान की गई। यानी किसी भी प्रकार के कार्य करेंगे तो उसके अंदर आलोचना की इनको उन्मुक्ति दी गई है। न्यायालय का मुख्य स्थान है जो अपना क्या है, अनुच्छेद 130 के अनुसार जो है मुख्य स्थान क्या है, नई दिल्ली। आर्टिकल 130 के अनुसार उसका मुख्य स्थान क्या है, नई दिल्ली।
फिर इसके बाद में आता है न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, यानी कि उन पर रोक टोक भी होनी चाहिए, क्योंकि न्यायाधीश बन गए तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो मनमानी करेंगे, ठीक है। तो प्रतिबंध कैसा है कि अगर वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीश रह चुके हैं तो सेवानिवृत्त होने के बाद में भारत के किसी भी न्यायालय के अंदर वो काम नहीं कर सकते। ये इन पे क्या है, पाबंदियाँ हैं। ये चीज़ें नॉर्मल होगी। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो सर्वोच्च न्यायालय उसके क्षेत्राधिकार क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं, वो देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य व शक्तियाँ वो क्या है। इसके अंदर देखिए दो चीज़ें आएगी अपने पास में। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके पास में कार्य और शक्तियाँ क्या आती है। सबसे पहले एक तो आती है प्रारंभिक अधिकार, इसका क्या है, ठीक है, प्रारंभिक अधिकार, ठीक है। एक तो है प्रारंभिक अधिकार और दूसरा है हमारा अपीलीय क्षेत्राधिकार, दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक अधिकार और दूसरा क्या है, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब जो प्रारंभिक जो है वो दो प्रकार से होता है, ठीक है ना। प्रारंभिक जो क्षेत्राधिकार होता है वो दो प्रकार से होता है। वो कैसे होता है, इसके अंदर सबसे पहला पार्ट है एकमेव क्षेत्राधिकार, ठीक है। पहला है प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार के अंदर क्या है कि एक ऐसा अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के पास में जो सीधा का सीधा कहाँ पर जाएगा, केस अगर कोई होता है तो वो कहाँ जाएगा, सीधा का सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। जैसे किसी दो राज्यों के बीच में विवाद हो, जैसे हरियाणा या पंजाब या हरियाणा या उत्तर प्रदेश, किसी भी दो राज्यों के बीच में अगर कोई वाद विवाद होता है तो वो सीधा कहाँ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जाएगा। वो क्या है, एकमेव क्षेत्राधिकार माना जाता है। फिर इसके बाद में जो है वो प्रारंभिक समवर्ती, इसका दूसरा प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हर प्रकार का जो मामला होता है इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय के अंदर उच्च न्यायालय को अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है। और उसके जितने भी सारे मामले होते हैं वो सारे के सारे कहाँ पे जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। तो इस प्रकार से दो इसके अधिकार हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर दो प्रकार से होता है, एक तो प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार और दूसरा प्रारंभिक समवर्ती अधिकार। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार के अंदर ये होता है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सीधे के सीधे कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। जैसे किसी दो राज्यों के बीच में विवाद हो या राज्य का अपना खुद का विवाद हो या किसी और तरह का विवाद हो तो वो सारा का सीधा कहाँ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। फिर इसके बाद में दूसरा हमारा समवर्ती अधिकार। इसके अंदर क्या आएगा कि राज्यों को जो है वो ये जो अपने उच्च न्यायालय होते हैं उनको ये निर्देश होते हैं कि किसी भी प्रकार का मामला जो है वहाँ पर हम ले जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार ये प्रारंभिक हो गया हमारा, ठीक है। सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, दूसरा इसका भाग है वो है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार अंदर क्या कि अपील करेंगे हम, ठीक है। दो तीन प्रकार के मामले होते हैं, एक तो संवैधानिक मामला होता है, ठीक है, संवैधानिक मामला। दूसरा जो है वो दीवानी मामला, ठीक है। और तीसरा जो है वो होता है हमारा फौजदारी मामला। तीसरा है जो है वो फौजदारी मामला और चौथा जो है वो विशिष्ट जो मामले होते हैं वो। इस प्रकार के मामले इसके अंदर होते हैं। संवैधानिक मामलों के अंदर क्या है कि कुछ संविधान से संबंधित कुछ मामले जो होते हैं उनको जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ले जाया जा सकता है, यानी कि किसी भी प्रकार के संविधान का उल्लंघन हम करते हैं तो वो सर्वोच्च न्यायालय में ले जाए जा सकते हैं। दूसरा दीवानी मामला है, यानी कि इसके अंदर क्या है कि कुछ चीज़ें होती है, जैसे हमने कोई चीज़ परचेज कर ली, ठीक है, कोई चीज़ें सामान हमने खरीद लिया, पैसों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई हमने सामान खरीद लिया, तो पहले क्या प्रावधान था, पहले ये प्रावधान था जो अपना 1973 के अंदर अनुच्छेद 30वें संविधान संशोधन के अंदर 133 को पहले एक प्रावधान था, इसमें यह प्रावधान था कि 20,000 तक की राशि हो अधिकतम, ठीक है ना। दीवानी मामले में कितनी राशि हो, 20,000 तक की राशि अधिकतम होनी चाहिए। इस राशि से नीचे का जो है वो कार्य सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता। लेकिन 1973 के अंदर 30वें संविधान संशोधन के अंदर अनुच्छेद 133 के अंदर ये कहा गया कि किसी भी प्रकार का मामला हो वो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है, यानी वहाँ पर 20,000 की राशि को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। 1973 के अंदर जो 30वां संविधान संशोधन हुआ है उसके अंदर आर्टिकल 133 ये कहता है कि किसी भी प्रकार का मामला, यानी चाहे 1 रुपये का हो चाहे लाख रुपए का हो, वो सारा का सारा मामला कहाँ ले जाया जा सकता है,
सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है। फिर दूसरा है फौजदारी मामला, यानी इसके अंदर किसी प्रकार का लड़ाई झगड़े वगैरह जो मैटर होते हैं उसमें अगर हाई कोर्ट के अंदर सही न्याय प्राप्त नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा हम खटखटा सकते हैं। और इसके अलावा विशिष्ट मामले, यानी इनके अलावा जो भी और मामले बच गए वो सारे के सारे जो है वो हम सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ले जा सकते हैं, ये अपने पास अधिकार है। फिर इसके बाद में आता है तीसरा इनका काम है अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार, यानी अगर कोई भी हम अपील करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें विशेष आज्ञा देने का अधिकार भी किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। परामर्श संबंधी अधिकार, यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है वो किसी अन्य दूसरे से अपना परामर्श ले सकता है, ठीक है। कोई केस उनके पास में गया है तो वो नीचे की जो शाखाएं होती है वहाँ से अपने जो है वो इन्फॉर्मेशन लेकर के उसका परामर्श लेकर के उसका सॉल्यूशन कर सकता है। और पांचवा है अभिलेख न्यायालय, यानी इसके अंदर पूर्ण रूप से डाटा के रूप में बात करेगा, इसमें लिखित रूप से जो है वो कार्य किया जाता है। अभिलेख न्यायालय का स्थान इसको प्रदान है और इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर प्रामाणिकता के प्रश्न उठाया नहीं जाएगा। यानी जो प्रामाणिकता की बात करेगा, अगर इन्होंने कोई फैसला दे दिया तो वहाँ पर इनको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही इनके ऊपर किसी प्रकार का सवाल जवाब उठेगा। फिर छठा इनका काम है मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और सातवां है संविधान का संरक्षण न्याय पुनरावलोकन इनका करना, यानी जो हमारा संविधान है उसका संरक्षण करना, पुनरावलोकन करना, ठीक है। ये चीज़ें जो है वो इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय के अंदर या न्यायपालिका जो होती है उसके अंदर अपने आते हैं। इस प्रकार से अपना ये छठा लेसन जो है वो केंद्र सरकार ये होता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। जल्द ही मैं सातवां लेसन जो राज्य सरकार है वो लेकर के आ रहा हूँ आप सबके सामने। जय हिंद, जय भारत।